देखिए, कहने को तो एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं जिनसे इनका प्रॉफिट ना बने। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी पैसा या फिर ब्लैक मनी है, वो लोग इन एनजीओ के पास जाते हैं अपने ब्लैक मनी को वाइड करने। 13 एनजीओ ऐसे थे जो कि रिलीजियस कन्वर्जन के मामलों में शामिल थे। दिल्ली हाईकोर्ट का भी कहना है कि 99% एनजीओ ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से फ्रॉड है और एक मनी मेकिंग डिवाइस है। जिनका काफी ज्यादा इनकम है, उनका कोई ना कोई एनजीओ या फिर फाउंडेशन होता ही होता है। प्रॉफिट तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इलीगल कामों में भी शामिल है। देखिए, सारा खेल कुछ इस तरीके से चलता है कि सरकार तक को भनक नहीं लगती है कि इन एनजीओ के आड़ में चल क्या रहा है। अच्छा देखिए, जब भी हम लोग एनजीओ का नाम सुनते हैं तो हम लोग के दिमाग में इसका तस्वीर कुछ इस तरीके का बनता है कि एक एनजीओ जो कि लोगों का कुछ ग्रुप होगा जो कि लोगों के हित में काम करेगा, जिसका उद्देश्य एजुकेशन प्रमोट करना, फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराना, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर और भी कई चीजें इन एनजीओ के उद्देश्य होंगे जो कि पूरी तरीके से नॉन प्रॉफिटेबल होंगे। और ऑन पेपर भी इन एनजीओ को कुछ इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन असल में इन एनजीओ का चेहरा कुछ अलग है। कुछ ऐसा चेहरा जो कि ना तो एजुकेशन प्रमोट करता है, ना तो फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है, और ना ही वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, बल्कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक का वाइट करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर टेरर फंडिंग के मामलों में शामिल है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट का भी कहना है कि 99% एनजीओ ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से फ्रॉड है और एक मनी मेकिंग डिवाइस है। और शायद आपने भी कभी ना कभी ऐसे ही किसी एनजीओ या फिर फाउंडेशन में किसी न किसी प्रकार का डोनेशन दिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जिस उद्देश्य के लिए आपसे वो डोनेशन लिया गया था, क्या उस उद्देश्य के लिए वो पैसा लगा? शायद नहीं। खैर, इन्हीं सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम इस वीडियो में कि कैसे ये एनजीओ जो कि कहने के लिए तो नॉन प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये प्रॉफिट बनाने के साथ साथ अपना काला धंधा भी चला रहे हैं। देखिए, जो भी मैं आगे बोलने वाला हूँ इन एनजीओ के बारे में, वो फैक्ट के आधार पर बोलने वाला हूँ, और इसमें सारे एनजीओ शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी एनजीओ हैं जो कि सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं। खैर, हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं और समझते हैं कि किस किस तरीके से ये एनजीओ हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं और किस तरीके से ये अपना काला धंधा चला रहे हैं। देखिए, इस चीज को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है किस तरीके से एक असल एनजीओ यानी कि एक ऑन पेपर एनजीओ काम करता है, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो सके कि एक फ्रॉड एनजीओ कहाँ हमारे साथ धांधलियां करते हैं। देखिए, एक एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को बनाना और चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई सारे प्रोसेस करने होते हैं, जैसे एनजीओ का नाम, एम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीज सेटअप करनी होती है। उसके बाद उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद वो एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज करने के लिए तैयार होता है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन बेसिकली 3 तरीके से होते हैं इंडिया में गवर्निंग लॉ के हिसाब से। इसमें पहला है कि आप ट्रस्ट बना के एनजीओ को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सेकंड है कि आप सोसाइटी बना के रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और थर्ड जो है कि कंपनी के तहत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब इतना सब होने के बाद फंड कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसे तो कोई एनजीओ चलेगा नहीं। अब देखिए, फंड कई तरीके से कलेक्ट होता है। इसमें सिंपल डोनेशन जो कि हम लोग आमतौर पर करते हैं, फिर फॉरेन फंडिंग, कंपनी फंडिंग, ये सारी चीजें होती हैं। इसको हम आगे समझते जाएंगे, और इसी फंड कलेक्शन में ही मेन धांधली होती है। खैर, इतना सब होने के बाद समाज सेवा शुरू होती है निस्वार्थ रूप से। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? मेन कहानी शुरू होती है यहाँ से। देखिए, कहने को तो एनजीओ नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं जिनसे इनका प्रॉफिट ना बने। देखिए, होता क्या है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी पैसा या फिर ब्लैक मनी है, वो लोग इन एनजीओ के पास जाते हैं अपने ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए। अब ये एनजीओ अपना दिमाग लगा के ब्लैक मनी को डोनेशन के रूप में दिखाते हैं और अच्छा खासा कमीशन रख के पैसा वाइड करके वापस कर देते हैं। इसी तरह का स्कैम पकड़ा गया नोटबंदी के समय, जब कई एनजीओ ब्लैक का वाइड करने में लगे थे। इस स्कैम का पता तब जाकर के चला जब इंडिया टुडे की टीम इन्वेस्टिगेशन करने इन एनजीओ के पास गई। इंडिया टुडे की टीम गाजियाबाद की युवा शक्ति एनजीओ के पास गई और बहाना बनाकर कहा कि मेरे पास 20-25 करोड़ रुपए हैं ब्लैक में, उसको वाइड करना है। जिसके बाद उस एनजीओ के ओनर ने कहा कि ठीक है, मैं इस पैसे में 30 से 35% अपना कट रख के पैसा वाइड करके वापस कर दूंगा। इसी तरह इंडिया टुडे की टीम और भी कई एनजीओ के पास गई, तो यही सारे जवाब मिले। देखिए, सारा खेल कुछ इस तरीके से चलता है कि सरकार तक को भनक नहीं लगती है कि इन एनजीओ के आड़ में चल क्या रहा है। इसी तरह की धांधली फॉरेन फंडिंग में भी होती है। देखिए, अगर कोई भी एनजीओ फॉरेन फंडिंग लेना चाहता है तो उसके लिए उसको FCRA लाइसेंस होना जरूरी है। FCRA लाइसेंस यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस, जो कि 1976 में इमरजेंसी के समय लाया गया था, जो कि ये परमिशन देता है कि वो एनजीओ फॉरेन फंडिंग लेने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि उस एनजीओ को जो भी फॉरेन फंडिंग मिलेगी उसका वो सही तरीके से उपयोग करेंगे और दूसरी जगह उसका यूज नहीं करेंगे, और आखिर में उस एनजीओ को एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा
देखिए, एनुअल रिटर्न एक ईयरली स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी का, जो कि उसको फाइल करना होता है, जिसमें उस कंपनी का स्टेटस, एक्टिविटीज, फाइनेंशियल पोजीशन और भी कई सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, इस FCRA लाइसेंस को पेपर पर तो कुछ इसी तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन कई जगहों पर देखा गया जहां पर ये NGO इस लाइसेंस के नियमों को ब्रेक कर देते हैं। जैसा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के 2020 में पब्लिश हुई एक आर्टिकल में दिखाया गया कि 13 NGOs ऐसे थे जो कि रिलीजियस कन्वर्जन के मामलों में शामिल थे, जो कि फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे थे। इसी कारण से इन 13 NGOs के FCRA लाइसेंस को कैंसिल करने का डिसीजन लिया गया। खैर, इनको 6 महीने का समय भी दिया गया था ताकि ये अपनी बात रखें और इसके आधार पर इनका FCRA लाइसेंस को कैंसिल या फिर बहाल किया जाएगा। इसी तरह का केस सामने आया जब CBI की जांच में पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 7 अधिकारी जो कि NGOs के साथ मिलकर उनसे ब्राइब लेके उनके FCRA लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कर रहे थे। देखिए, FCRA लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसको रिन्यूड कराना होता है। खैर, ये हो इसलिए रहा था क्योंकि उन NGOs के पास वो डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं जिससे कि वो जेन्युइन तरीके से FCRA लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन या फिर रिन्यूअल कराएं। अब क्यों नहीं थे, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इन दोनों केस की ही तरह और भी कई ऐसे केस मिल जाएंगे आपको जिसमें इन NGOs का FCRA लाइसेंस कैंसिल होता रहता है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे FCRA लाइसेंस कैंसिल्ड, तो आपको कई ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें किसी न किसी इलीगल कामों के कारण से इन NGOs के FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है। अब देखिए, ACHR यानी कि एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की एक स्टडी में पता चला कि 2002 से 2009 के बीच सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन NGOs को 6,654 करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पर दिए गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 97% ऐसे NGOs थे जिन्होंने अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया ही नहीं कि वह पैसा गया कहाँ, और ना सरकार ने मांगा। और इन NGOs का दिमाग तो देखिए, इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया ताकि ये आगे भी बेनिफिशियरी बने रहें। और ऐसे ही कई NGOs हैं जो कि ना तो अपना इनकम शो करते हैं और ना ही एक्सपेंडिचर, कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, क्योंकि वो तो जानते ही हैं कि आगे का जो काम होगा वो इन सरकारी अधिकारियों को घूस देकर हो ही जाएगा। अच्छा, ये एक आर्टिकल देखिए आप, जो कि 2015 में पब्लिश हुआ था, जिसमें दिखाया गया है कि उस समय इंडिया में 31 लाख NGOs थे। खैर, ये नंबर तो अब और आगे बढ़ गए होंगे, यानी कि 31 लाख NGOs का मतलब उस समय 400 लोगों पर एक NGO काम करता था, वही 709 लोगों पर एक पुलिसमैन। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि क्या ये सारे NGO समाज सेवा करने निकले हैं? नहीं, बल्कि इसमें से आधे से ज्यादा तो ऐसे NGO हैं जो कि खुद की सेवा करने निकले हैं, यानी खुद का फायदा करने निकले हैं। देखिए, इन NGOs को चलाने के लिए गवर्नमेंट इन NGOs को कई तरह की सुविधाएं प्रोवाइड कराती है, चाहे वो ग्रांट प्रोवाइड कराना हो या फिर टैक्स पर छूट हो। इसी में से एक सुविधा है कि ये NGOs अपने आप को सेक्शन 80G और सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन इसका अपना एक टर्म्स एंड कंडीशन है। खैर, इन दोनों ही रजिस्ट्रेशन में होता क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए, ये सारी चीजें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बारीकी समझ में आ सके कि धांधली हो कैसे रही है। देखिए, 80G कुछ ये कहता है कि जो भी NGO 80G के अंदर रजिस्टर्ड है, उनमें अगर कोई व्यक्ति डोनेशन करता है तो उसको टैक्स पर छूट मिलती है। अब ये छूट कहीं 50% तक की होती है और कहीं 100% तक की हो जाती है। इसी तरह अगर कोई NGO 12A के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसको इनकम टैक्स पर छूट मिलती है। अब देखिए, इसी चीज का मिसयूज करके कई ऐसे बड़े लोग हैं जो इन NGOs में काफी बड़ा डोनेशन कर रहे हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, और ये NGOs अपना दिमाग लगा के इस पैसे को डोनेशन की तरह दिखा के उसमें अपना अच्छा खासा कट रख के बैक डोर से पैसा वापस कर देते हैं। और ठीक यही चीज हो रहा CSR फंड में भी। CSR फंड यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड एक तरह का फंड है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। इसका कुछ ये कहना है कि कंपनीज की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, इसीलिए वो भी कुछ ना कुछ डोनेट करें। इसका नियम कुछ ये कहता है कि कंपनीज जिसका भी एनुअल रेवेन्यू 10 बिलियन रुपीज से अधिक है, उस कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% चैरिटी को डोनेट करना होगा। लेकिन इसमें भी वही सारी धांधलियां होती हैं। पैसा फ्रंट डोर से आता है, उसमें से NGOs अपना कमीशन रखते हैं और बैक डोर से पैसा वापस हो जाता है। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनका काफी ज्यादा इनकम है, उनका कोई ना कोई NGO या फिर फाउंडेशन होता ही होता है। लेकिन क्यों? क्या वो हर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल समाज सेवा करने निकला है? नहीं, बल्कि उसमें से आधे से ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जो कि अपना टैक्स बचाने निकले हैं 12A, 80G और CSR फंड का यूज करके। अब देखिए, यहाँ पर इनको ये फायदा रहता है कि ये लोग जो दूसरे NGOs में पैसा डोनेट करते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो NGOs इनसे कमीशन के तौर पर ब्राइब लेते, तब इनको इनका पैसा वापस करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका खुद का NGO रहता है तो इनका कमीशन भी बचता है और ये सारी चीजें अपने हिसाब से चलाते हैं। जैसा कि GoPro कंपनी, जो कि कैमरा बनाने वाली कंपनी है, उसके फाउंडर निकोलस वुडमैन ने किया। इन्होंने $500 मिलियन के GoPro के स्टॉक को अपने ही फाउंडेशन गिल एंड निकोलस वुडमैन फाउंडेशन में डोनेट किया।
उस समय तो इनकी खूब वाहवाही हुई, लेकिन 4 साल बाद जाकर पता चला कि ना तो $500 मिलियन का कोई पता है और ना तो फाउंडेशन का। यहाँ तक कि फाउंडेशन की कोई वेबसाइट तक नहीं है। खैर, कुछ एनजीओ तो इतना ज्यादा गिर गए हैं कि वो प्रॉफिट तो बना ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इलीगल कामों में भी शामिल है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग, इन सारी चीजों में। जैसा कि संपूर्ण घरेलू कामगार सर्वेक्षण एवं उत्थान समिति, जो कि एक संस्था है, उसकी ओनर प्रभा मिंज मुनि, जो कि ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी संघ की वाइस प्रेसिडेंट भी थी, ये इन दोनों ही एनजीओ की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में शामिल थी। ये झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के लड़के लड़कियों को भ्रमित करके दिल्ली ले जाकर उन्हें बड़े घरों में मजदूर की तरह काम पे रखवा देती थी। इसी तरह द्वारका के एक एनजीओ राष्ट्रीय जनहित जन सेवा संस्थान का नाम सामने आया, जो कि बच्चों को चुरा कर उन चाइल्डलेस कपल को बेचता था, जो कि बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते थे। और इन सारे मामलों में इस एनजीओ के साथ एक नर्सिंग होम भी शामिल था। इसी तरह कई एनजीओ हैं जो कि इलीगल कामों में शामिल हैं, जिनके साथ कई हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स या फिर कॉल सेंटर्स भी मिले रहते हैं। इन्हीं एनजीओ की तरह उन फेक बाबाओं के भी एनजीओ या फिर फाउंडेशन होते हैं, जो कि धर्म के नाम पर आय डोनेशन का टैक्स बचाने के लिए या फिर इलीगल कामों को करने के लिए इन एनजीओ का सहारा ले रहे हैं। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एनजीओ किस तरीके से प्रॉफिट बना रहे हैं और किस तरीके से अपने इलीगल कामों को अंजाम दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि लोगों तक भी ये सारी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।